चलिए, क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन। इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है, ऑडियो वीडियो इज क्लियर फॉर ऑल। चलिए, सो द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, वी हैव स्टार्टेड परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। लास्ट क्लास में मैंने परमिबिलिटी स्टार्ट कर दी थी। परमिबिलिटी में आपको मतलब बता दिया था परमिबिलिटी का, द मीनिंग ऑफ परमिबिलिटी वी हैव डिस्कस, देन सिग्निफिकेंस ऑफ परमिबिलिटी वी हैव डिस्कस। फिर आपको ये बता दिया था कि अलग अलग सॉइल की परमिबिलिटी कितनी होती है। फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल परमिबिलिटी इज मोर, फॉर फाइन ग्रेन सॉइल परमिबिलिटी इज लेस। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि एज पर डार्सीज लॉ हाउ परमिबिलिटी इज डिफाइंड। डार्सीज लॉ के हिसाब से परमिबिलिटी कैसे डिफाइंड होती है, वो भी डिस्कस किया था हमने। दैट वाज आल्सो बीन डिस्कस। इन टुडेस क्लास विल बी डिस्कसिंग हाउ टू मेजर द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि परमिबिलिटी को मेजर कैसे करते हैं। सो देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल टू फाइंड द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। अब बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास सॉइल की परमिबिलिटी को निकालने के लिए, और वो सारे तरीके आपको पता होने चाहिए। दैट मेथड शुड बी नोन टू अस। अगर ब्रॉडली बात करें, इफ यू टॉक इन ब्रॉड सेंस, द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल कैन बी फाउंड बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। 3 तरीके हैं सॉइल की परमिबिलिटी को निकालने के। फर्स्ट इज लैब मेथड, सेकंड इज फील्ड मेथड, एंड थर्ड इज इनडायरेक्ट मेथड। तो 3 तरीके अवेलेबल होते हैं हमारे पास इन टोटल सॉइल की परमिबिलिटी को मेजर करने के लिए। एंड फ्रॉम द नोमेनक्लेचर इट कैन बी अंडरस्टूड। फील्ड मेथड मतलब ये वो मेथड है जो हम फील्ड में अडॉप्ट करते हैं परमिबिलिटी को निकालने के लिए। जब मैं ये बोलूं लेबोरेटरी मेथड, ये हमारे लैब मेथड है जो हम यूज करते हैं सॉइल की परमिबिलिटी को निकालने के लिए। व्हेन आई से इनडायरेक्ट मेथड, ये एम्पिरिकल मेथड्स होते हैं व्हिच आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बेस्ड होते हैं ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे। तो कहने का मतलब परमिबिलिटी निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हमारे पास, और यहाँ से हमारा एक नया रेफरेंस स्टार्ट होता है, क्योंकि कल की क्लास में जो परमिबिलिटी आपको बताई थी वो ऑलमोस्ट नोन ही होती है हमें, क्योंकि वो हमने एनवायरमेंट में भी कर रखी है। जब हम ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट की बात करते हैं वहां पर भी थोड़ा बहुत आइडिया दिया था मैंने आपको परमिबिलिटी का। बट हियर विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू फाइंड द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा बढ़ जाता है कि सॉइल की परमिबिलिटी को मेजर कैसे करें। सो डिटर्मिनेशन ऑफ द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। सो विल से, so next of the point of reference, we'll say determination of permeability of soil. Determination of permeability of the soil. तो एक बेसिक आइडिया दे दिया आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ विल फाइंड इट। तो वो एनालिसिस करेंगे। सो विल कैलकुलेट दी परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो पहला पॉइंट क्या बोला है, सॉइल की परमिबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, 3 ब्रॉड मेथड अवेलेबल है। सो वी कैन से इट कैन बी फाउंड, so we can say it can be found, so it can be found by 3 methods. So it can be found by 3 methods. तो बेसिक 3 तरीके हैं इसको निकालने के लिए। So broadly we have 3 methods available. कौन सा? पहला लैब मेथड, so first is laboratory method. दूसरा है हमारा फील्ड मेथड, so second is field method. और तीसरा है हमारा indirect method, so third is indirect method. So third is indirect method. So lab method जो हम लैब में परफॉर्म करते हैं, फील्ड मेथड जो फील्ड में परफॉर्म करते हैं, और फिर इनडायरेक्ट मेथड जो एम्पेरिकल रिलेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। इनके ऊपर प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अभी जो हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं उसमें भी आपको एक दो प्रॉब्लम इसके ऊपर करके दिखाई थी। 1 or 2 प्रॉब्लम्स वर डिस्कस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओनली। तो पहला कैटेगरी उठाते हैं, द फर्स्ट ऑफ द कैटेगरी अवेलेबल। तो पहली जो कैटेगरी अवेलेबल है, द फर्स्ट ऑफ द कैटेगरी इज लैब मेथड। क्या समझ में आ रहा है इस लैब मेथड से? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस लैब मेथड? लैब मेथड का मतलब क्या हुआ, वो टेस्ट जो हम लैब में परफॉर्म करते हैं सॉइल की परमिबिलिटी को निकालने के लिए। सो टेस्ट दोस वी परफॉर्म इन द लैबोरेटरी टू फाइंड द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल फॉल्स इन दिस कैटेगरी। एक्सपेरिमेंटल है ये। तो लैब मेथड भी बहुत सारे हैं हमारे पास, एक एक करके उठाते हैं। द फर्स्ट ऑफ द लैब मेथड, सो फर्स्ट ऑफ द लैब मेथड इज कांस्टेंट हेड मेथड। तो पहला जो लैब मेथड है हमारे पास परमिबिलिटी निकालने का,
is termed as constant head method. So first of the laboratory method is termed as constant head method. अब इस मेथड के बारे में ब्रीफ कर देता हूं मैं आपको, आगे राइट अप में लिख दूंगा फिर। अब क्या है कांस्टेंट हेड मेथड? नाम में लिखा हुआ है वॉट एवर इज दी परफॉर्मेंस, यहाँ पे हेड को क्या बना के रखा जाएगा। जो मर्जी करते हैं उस मेथड के अंदर वो बाद में देख लेंगे, पर नाम क्या बता रहा है? नाम ये बता रहा है इस मेथड में परमिबिलिटी को निकालने के लिए हेड क्या बनाई रखी जाएगी, कांस्टेंट बना के रखी जाएगी। ये जो मेथड है ये सूटेबल होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। ऑब्जेक्टिव है आपके लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव की कांस्टेंट हेड मेथड कौन सी सॉइल के लिए सूट करता है? तो कांस्टेंट हेड मेथड सूट करता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सूट नहीं करता। अब क्यों सूट नहीं करता? इस मेथड में क्या है, लैब में सॉइल का सैंपल लेते हैं, वी टेक द सैंपल ऑफ द सॉइल, और उस सॉइल के सैंपल में से हम पानी को फ्लो कराते हैं। वी पास दी वाटर थ्रू दी सॉइल सैंपल अंडर अ कांस्टेंट हेड, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट हेड मेथड। जो पानी पास करता है सॉइल के सैंपल में से हम उसका वॉल्यूम नोट कर लेते हैं, और कितने टाइम में ये पानी पास हुआ हम वो टाइम नोट कर लेते हैं। So in this test, we allow the water to flow through the soil sample, whose permeability is to be found under constant head, and we note the volume of the water passing through the soil sample in a given time. इसका मतलब इस टेस्ट की परफॉर्मेंस किसके ऊपर बेस्ड है? इस टेस्ट की परफॉर्मेंस इस बात के ऊपर बेस्ड है कि आपको गिवन टाइम के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाता है। गिवन टाइम के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाता है। अब अगर मैं फाइन ग्रेन सॉइल के ऊपर ये तरीका यूज करूं, क्या ड्रॉबैक समझ में आती है आपको? If I adopt this method over fine grained soil sample, क्या ड्रॉबैक समझ में आती है आपको? What drawback can be referred from this? It will be a time consuming process. ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो फाइन ग्रेन सॉइल की क्योंकि परमिबिलिटी कम होती है, पानी को पास करने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो आपका लैब में टेस्ट करने का टाइम बढ़ जाएगा। इसलिए मेथड सूट नहीं करता किसके लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फाइन ग्रेन सॉइल के लिए मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकते, करो कोई दिक्कत नहीं है, पर इस टेस्ट का रिजल्ट आने में टाइम बहुत लग जाएगा आपका। इसलिए हम प्रेफर नहीं करते फाइन ग्रेन सॉइल के लिए कांस्टेंट हेड मेथड। तो ये बेसिक रेफरेंस निकल के आ जाती है हमारे कांस्टेंट हेड मेथड की। अब समझाने के लिए मैं आपको सॉइल का सैंपल बना के दिखा देता हूँ। आई कैन शो यू दी सॉइल सैंपल। तो लेट सपोज ये हमारा सॉइल का सैंपल है, दिस इज सैंपल ऑफ सॉइल अंडर कंसीडरेशन। तो सैंपल ऑफ सॉइल अंडर कंसीडरेशन, तो ये हमारा सॉइल सैंपल है। इसमें हम पानी को फ्लो कराते हैं अंडर कांस्टेंट हेड। ऊपर वाटर टैंक है, पाइप लगी हुई है, वाटर फ्लो कर रहा है इसके अंदर, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो वाटर इज फ्लोइंग थ्रू इट, तो हेड क्या बना के रखेंगे यहाँ पे? विल मेंटेन द हेड टू बी व्हाट, कांस्टेंट। हेड कांस्टेंट बना के रखा जाएगा। तो हेड कांस्टेंट बना के रखा जाएगा। लेट सपोज ये पीजोमीटर है, दिस इज द पीजोमीटर। ये पीजोमीटर बना के दिखाया आपको मैंने। सो दिस इज द पीजोमीटर व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। void in coarse grain have bigger has bigger than coarse grain soil. Fast flow setter is more rapid than finer. पार्ट एक बार पढ़ो, आपने खुद क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ना, क्या क्या चीज लिखी है आपने, आपको खुद को समझ में आ रही है क्या? तो ये हमने पीजोमीटर इंसर्ट किया, नीचे हमारा ड्रेन पाइप है, नीचे ड्रेन पाइप है और नीचे टैंक लगा रखा है मैंने। तो मैंने आपको एक बेसिक डायग्राम बना के दिखा दिया है। आई हैव शोन अ बेसिक डायग्राम दैट हाउ डू वी परफॉर्म दिस टेस्ट। इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है किस तरीके से। तो अलग अलग जो यूनिट्स लगे हुए हैं इस टेस्ट के अंदर वो मैंने शो करके दिखा दिए। डिफरेंट यूनिट्स विच आर बीइंग शोन टू यू, हाउ दे वर्क दैट विल डिस्कस। अब इसको डिस्कस करते हैं। सो दिस इज दी वाटर लेवल, ये हमारा पानी का लेवल है। सो दिस इज दी वाटर लेवल। ये वॉल लगी हुई है हमारी, दिस इज दी वॉल। ये पीजोमीटर 1 है, ये पीजोमीटर 2 है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी वॉल, ये भी वॉल है हमारी। ये पानी है, दिस इज दी वाटर, जो पानी फ्लो करके आ रहा है इसके अंदर। सो वाटर इज फ्लोइंग इनटू इट। पीजोमीटर इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, पीजोमीटर ओपन टू द एटमॉस्फेयर। देन सॉइल के सैंपल का एरिया, सॉइल के सैंपल का एरिया ए है। तो सॉइल के सैंपल का एरिया ए है, तो सॉइल के सैंपल का एरिया ए है। दिस इज अवर सॉइल सैंपल, ये हमारा सॉइल सैंपल है। दिस इज अवर सैंपल ऑफ द सॉइल। देन पानी का लेवल, पानी का लेवल पीजोमीटर में, पानी का लेवल 2 पीजोमीटर में आपको बना कर दिखा दिया। सो लेवल ऑफ द वाटर इन 2 पीजोमीटर इज बीइंग शोन टू यू। Difference of the level of the water in 2 piezometer is being mentioned. So difference of the level of the water in 2 piezometer is being shown to you. So difference of the level of the water in 2 piezometer is shown. दोनों पीजोमीटर में जो डिफरेंस है वो भी आपको शो करके दिखा दिया। चलिए अब देखिए, उठाओ पूरी कहानी को, रेफर द एंटायर स्टोरी। लेट सपोज इट इज इक्वल टू एल, ये हमारा एल है।
व्हाट वी डू, हम हेड को कांस्टेंट बना के रखते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस पानी की सप्लाई है इसके अंदर, जो कॉन्टिन्यूअस पानी की सप्लाई है। चलिए चेक करो, सॉइल का सैंपल बना के दिखा रखा है आपको, दिस इज दी सॉइल सैंपल, ये हमारा सॉइल का सैंपल है। सॉइल के सैंपल का एरिया ए है, सॉइल के सैंपल का एरिया ए है। सॉइल के सैंपल की जो हाइट है, लेट अस सपोज हाइट है एच, सर इसमें हेड कांस्टेंट है तो हेड लॉस कैसे होगा? डीएसपी गुना, क्या गजब सवाल पूछा है आपने। इसमें हेड कांस्टेंट है तो हेड लॉस कैसे होगा? क्या सॉइल के अंदर हेड लॉस हेड के ऊपर डिपेंडेंट होता है क्या? हाउ मच ऑफ द हेड लॉस विल टेक प्लेस इन द सॉइल विल डिपेंड अपॉन द हेड अवेलेबल। कितना हेड लॉस होगा वो सॉइल की प्रॉपर्टी है, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। जो हेड कांस्टेंट बना के रखा है वो हमने कांस्टेंट बना के रखा है। कैसे? ये एरो भी दिखाया आपको, कंटिन्यूअस पानी सप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर, कंटिन्यूअसली वाटर इज बीइंग सप्लाइड। हेड लॉस होता है सॉइल के अंदर, तो जब ये पानी फ्लो करेगा सॉइल में से, दिस वाटर विल पास थ्रू दी सॉइल, तो जब ये पानी पास करेगा सॉइल में से, पानी को रेजिस्टेंस ऑफर करेगी सॉइल, रेजिस्टेंस विल बी ऑफर्ड बाय द सॉइल पार्टिकल्स ओवर द फ्लो ऑफ वाटर। तो हेड कांस्टेंट है, हेड लॉस कैसे होगा? सवाल का कोई सर पैर ही नहीं है, जवाब क्या दूं मैं आपको? दोनों में कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है दोनों के अंदर। तो ये सेटअप बना के दिखा दिया आपको मैंने। अब सेटअप बना के दिखा दिया, पूरी बात को समझते हैं। हमारा सॉइल का सैंपल है, एरिया है ए, हाइट है इसकी एच, इसके ऊपर हमने पानी का हेड बना रखा है कांस्टेंट। कैसे? ये सप्लाई कांस्टेंट हमने बना रखी है। तो हम इतना पानी फीड करते हैं इस टैंक के अंदर कि इस टैंक में पानी का लेवल हमेशा क्या बना रहा है? कांस्टेंट बना रहा है। तो इस टैंक में पानी का लेवल आपको हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, यू विल ऑलवेज फाइंड द लेवल ऑफ द वाटर इन दिस टैंक टू बी कांस्टेंट। इसको मैं स्मॉल एच तो बोल दिया यहाँ पे मैंने, कैपिटल एच यहाँ पे बोल दिया है। अब और क्या नाम बचे हुए हैं? और कोई नाम बचा हुआ है तो वो भी लिख देता हूँ मैं, एच डैश बोल देता हूँ मैं। लेट सपोज ये एच डैश है, ये एच डैश है हमारी, दिस इज दी हेड, एच डैश। अब अलग अलग पैरामीटर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, दीज आर डिफरेंट पैरामीटर्स। तो आपको इस टैंक में पानी का लेवल हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली पानी की सप्लाई को मेंटेन करके रख रहे हैं। तो हेड कांस्टेंट है, इसलिए नाम रखा कांस्टेंट हेड मेथड। ये एरो आपको पानी को फ्लो को दिखा रहे हैं। वॉल ओपन करी हमने, ये इनलेट वॉल है, ये आउटलेट वॉल है, दिस इज इनलेट वॉल, दिस इज द आउटलेट वॉल। इनलेट वॉल को ओपन किया, पानी पास कर रहा है सॉइल के सैंपल में से, पानी पास कर रहा है सॉइल के सैंपल में से, ऊपर हेड चेंज नहीं होगी, दिस हेड विल नॉट गेट चेंज, इट विल रिमेन सेम, क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट बनाया है। जब पानी पास कर रहा है सॉइल के सैंपल में से, एनर्जी लॉस करता जा रहा है, इट इज लूजिंग द एनर्जी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉइल पार्टिकल। पानी नीचे पहुंचा, पानी नीचे पहुंचा, हमने ड्रेन पाइप लगा रखी है, ड्रेन पाइप में से पानी कलेक्ट हुआ नीचे वाले कंटेनर में, तो ड्रेन पाइप में से पानी कलेक्ट हुआ नीचे वाले कंटेनर में। अब हम नोट क्या करते हैं, व्हाट डू वी नोट? हम नोट ये करते हैं कि टाइम टी में, टाइम टी के अंदर कितना वॉल्यूम पानी का इस कंटेनर में इकट्ठा हो गया, टाइम टी में कितना वॉल्यूम पानी का इस कंटेनर में इकट्ठा हो गया, ये हम टेस्ट में नोट करते हैं। दिस इज बीइंग नोटेड बाय अस इन द टेस्ट। अब टेक्निकली बात करते हैं, टेक्निकली बात करते हैं। ये बताओ, जब पानी पॉइंट वन पे था, जब पॉइंट वन पे था पानी, कितना हेड अवेलेबल था इसके पास? हाउ मच ऑफ द हेड वाज अवेलेबल? जब पानी पॉइंट वन पे था, हाउ मच ऑफ द हेड वाज अवेलेबल? फुल हेड अवेलेबल था। जब पानी पॉइंट वन पे है, हाउ मच ऑफ द हेड वाज अवेलेबल विद दिस? स्मॉल एच अवेलेबल थी। बहुत बढ़िया। जब पानी पॉइंट वन पे है, तो हाउ मच ऑफ द हेड इज अवेलेबल विद दिस? एच डैश अवेलेबल है। हे भगवान, जब पानी पॉइंट वन पे आ गया है कितना हेड अवेलेबल है इसमें से? हाउ मच ऑफ द हेड इज अवेलेबल? तो पानी एंटर किया सॉइल के अंदर टॉप से, चलते हुए पॉइंट वन पे आ गया। मैंने बस ये पूछा है, जब पानी पॉइंट वन पे है कितनी हेड अवेलेबल है उसके पास? हाउ मच ऑफ द हेड इज अवेलेबल विद द वाटर? हाइट ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर विल ओनली इंडिकेट द प्रेशर हेड। जो पानी का लेवल है पीजोमीटर के अंदर, वो तो बस प्रेशर हेड बताता है हमें, तो प्रेशर हेड बता दिया आपने। और वो प्रेशर हेड भी पूरी नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट कंप्लीट। जो प्रेशर हेड है वो भी कहाँ कंप्लीट है? वो कंप्लीट थोड़ी ना है, दैट इज ऑल्सो नॉट कंप्लीट। इट इज इक्वल टू एच प्लस एच, तो कुछ भी बोलना है। पॉइंट वन पे मेरे को टोटल हेड निकालना है, इट इज समेशन ऑफ डेटम हेड एंड प्रेशर हेड। इस कंसेप्ट को कम से कम अभी तक 100 बार बता चुका हूँ मैं, अलग अलग जगहों पे। पॉइंट वन पे मेरे को टोटल हेड निकालना है सॉइल के सैंपल के अंदर, इट इज समेशन ऑफ डेटम हेड एंड प्रेशर हेड। तो पहले मुझे डेटम मार्क करना पड़ेगा यहाँ पे,
आई हैव टू फर्स्ट मार्क द डेटम। मैं किसी भी पॉइंट को डेटम ले सकता हूँ। आई कैन अज्यूम एनी पॉइंट एज डेटम, जो मन करता है डेटम ले लो, जो मन करता है उसको डेटम मान लो। तो मैंने लेट सपोज डेटम मान लिया पॉइंट टू को। अब ये आप बोलो सर पॉइंट टू को क्यों माना, वो भी लास्ट में बता दूंगा। लेट सपोज आप मान लो डेटम इस पॉइंट को, मेरा ये पॉइंट एक्स डेटम है, सो दिस पॉइंट इज डेटम। आर्बिट्री पॉइंट माना ताकि किसी के मन में डाउट ही नहीं आए कि डेटम पॉइंट टू क्यों मानी है। ये मेरा डेटम है, तो इस डेटम से पॉइंट वन की दूरी क्या कहलाएगी, इस डेटम से पॉइंट वन की दूरी कहलाएगी डेटम हेड। दिस विल बी टर्म्ड एज डेटम हेड। तो ये मेरा डेटम हेड आ गया। और क्लियर करना है, ये नहीं तो बोलोगे सर ये तो पॉइंट वन के लेवल पे है, ये तो कोइंसिडेंट है कि यहाँ पे बन गया, इसको भी हटा दो और ऊपर कर दो उसका लेवल, नहीं तो बोलोगे ये पॉइंट वन के लेवल पे है। नहीं है, पॉइंट वन के लेवल पे डिफरेंस है इसमें भी। तो मैंने पॉइंट वन का डेटम हेड निकाल लिया, दिस इज डेटम हेड एट पॉइंट वन। अब मुझे पॉइंट वन पे प्रेशर हेड निकालना है, किसके बराबर है प्रेशर हेड एट पॉइंट वन, एट पॉइंट वन व्हाट इज प्रेशर हेड, एट पॉइंट वन व्हाट इज प्रेशर हेड, पॉइंट वन पे प्रेशर हेड कितनी है, पॉइंट वन पे प्रेशर हेड कितना है, इट इज इक्वल टू द लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर। पीजोमीटर में जो पानी का लेवल होता है वो हमें प्रेशर हेड बताता है। तो पीजोमीटर में मुझे पानी का लेवल निकालना पड़ेगा। अब एक बार फिर से एनालाइज करना, जो काम मैंने आपको इतनी बार बता रखा है सिंप्लीफाई करके, उसमें हर बार कितना टाइम वेस्ट होता है। तो मुझे पीजोमीटर में पानी का लेवल निकालना है, ये पीजोमीटर में पानी का लेवल निकाला पॉइंट वन के ऊपर, तो पॉइंट वन के ऊपर पीजोमीटर में पानी का लेवल है, लेट सपोज ये निकल के आ गया H1। तो पीजोमीटर में पानी का लेवल है H1। अब टोटल हेड आ गया पॉइंट वन पे Z1 प्लस H1, दिस इज द टोटल हेड एट पॉइंट वन। पानी वन से चलते हुए टू पे आया, तो पानी वन से चल के टू पे आया, अब मुझे टू पे निकालनी है टोटल हेड। आई हैव टू कैलकुलेट द टोटल हेड एट पॉइंट टू, कैसे निकालूंगा, आई हैव टू कैलकुलेट द टोटल हेड एट पॉइंट टू, कैसे निकालूंगा, सेम डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड। पहले डेटम हेड कैलकुलेट करी, डेटम से, डेटम से कंसर्न पॉइंट की दूरी, ये रही डेटम से कंसर्न पॉइंट की दूरी, डेटम से कंसर्न पॉइंट की दूरी कहलाती है डेटम हेड, ये है Z2। फिर मैं प्रेशर हेड कैलकुलेट करूंगा। प्रेशर हेड क्या होता है, लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर, पीजोमीटर में पानी का लेवल, पीजोमीटर में पानी का लेवल, तो पॉइंट टू पे जो पीजोमीटर लगा हुआ है उसमें पानी का लेवल निकाला मैंने, इट इज इक्वल टू Z2 प्लस H2। ये पीजोमीटर में पानी का लेवल है। तो मैंने पॉइंट वन पे टोटल हेड निकाल लिया, पॉइंट टू पे टोटल हेड निकाल लिया। जब पानी पॉइंट वन से टू पे आया कितनी एनर्जी खर्च करी उसने, जब पानी पॉइंट वन से टू पे आया कितनी एनर्जी खर्च कर गया, when the water has traveled from point 1 to point 2, how much of the energy is lost by the water, पानी पॉइंट वन से टू पे चल के आया कितनी एनर्जी खर्च करी, इट इज इक्वल टू स्मॉल h, जो डायरेक्टली आपको दिखा रखी है। बाकी आप कन्वेंशनली कैलकुलेट कर सकते हो कितनी एनर्जी खर्च करी, Z1 प्लस H1 माइनस Z2 प्लस H2, इतनी एनर्जी खर्च करी है, जो डायरेक्टली बता सकते हो किसके बराबर है, विच इज इक्वल टू, ये देखो दूसरा आया है, मनप्रीत कौर गलत बता रहे हो, नहीं है H1 माइनस H2, मत कर आना H1 माइनस H2, इट इज नॉट H1 माइनस H2। डायरेक्ट बता रखा है दो कंसर्न पॉइंट के बीच में हेड लॉस किसके बराबर होता है, दो कंसर्न पॉइंट के ऊपर जो पानी के लेवल का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक हेड लॉस। बाकी कन्वेंशनली आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये देख लो Z1 प्लस H1 और Z2 माइनस H2 करोगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी स्मॉल h, जो मैंने डायरेक्टली मार्क कर रखी है। तो दो पॉइंट के बीच में पानी के लेवल का डिफरेंस हमें क्या बताता है, हाइड्रोलिक हेड लॉस बताता है। तो जब पानी पॉइंट वन से पॉइंट टू पे चला कितनी एनर्जी खर्च किया, जब पानी सॉइल में पॉइंट वन से पॉइंट टू पे चला कितनी एनर्जी खर्च किया, H एनर्जी खर्च किया, कितनी दूरी चल के, बाय ट्रेवलिंग हाउ मच ऑफ डिस्टेंस, बाय ट्रेवलिंग L डिस्टेंस। पॉइंट वन और टू के बीच की दूरी कितनी है, L है। तो क्लियर है चीज, तो मुझे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मिल गया। सो आई नो दी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बिटवीन पॉइंट वन एंड टू। किसी के लिए भी ये पॉइंट रिपीट करना है, अब तो पेपर आने वाले हैं, अब तो पेपर आने वाला है आपका, ये बात तो पूरे टिप्स पे होनी चाहिए, दिस पॉइंट शुड बी ऑन योर टिप्स। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। तो जब पानी पॉइंट वन से टू में आएगा सॉइल वन में, सॉइल के अंदर वन से टू पे आएगा, एनर्जी खर्च करेगा स्मॉल h, कितनी दूरी चल के, L दूरी चल के। तो मैंने क्या क्या नोट किया इसके अंदर, टेस्ट के अंदर मैंने नोट किया कितना वॉल्यूम कंटेनर में आया टाइम t के अंदर, यानी मुझे डिस्चार्ज पता है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। यही डिस्चार्ज कहां से पास करी है,
ये डिस्चार्ज पास करिए सॉइल में से, तो हम बोल सकते हैं डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल इनटू वेलोसिटी गिवन बाय डार्सी, जो डार्सी ने बताई थी। डार्सी ने क्या बोला था, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज इक्वल टू के इनटू आई। सो के इनटू आई, के इनटू आई, आई क्या होता है, हाइड्रोलिक हेड लॉस, जो इन दो पीजोमीटर में पानी का लेवल का डिफरेंस है, टू द लेंथ ऑफ फ्लो। लेंथ ऑफ फ्लो कितनी है हमारी, एल है। अब एक्चुअल में लेंथ ऑफ फ्लो एल नहीं है, एक्चुअल में लेंथ ऑफ फ्लो कितनी होगी, एक्चुअल में लेंथ ऑफ फ्लो कितनी होगी, एल से ज्यादा होगी। पर क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ना ही आप टेस्ट करते हुए इसे निकाल पाओगे, आप एल डैश को मान लोगे एल, यू विल अज्यूम द लेंथ ऑफ फ्लो इक्वल टू एल ओनली। तो ये चीज हमने कैसे निकाली, टेस्ट के रिजल्ट के बिहाफ पे निकाली। तो इसका मतलब ये हमारा डिस्चार्ज निकल के आ गया, दिस इज द डिस्चार्ज इज कमिंग आउट, ये हमारी इक्वेशन 2 है, दिस इज अवर इक्वेशन 2। दोनों बराबर होने चाहिए। सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ, द कंक्लूजन ड्रॉन इज v by t is equal to a k h by l। एल ज्यादा क्यों हो जाएगी, ये देखो दूसरी आई है प्रियंका, अरे बेटा एल ज्यादा नहीं हो जाएगी, लेंथ ऑफ फ्लो एल से ज्यादा होती है। जब आप ये बोल रहे हो एल ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ नहीं बढ़ेगी। लेंथ ऑफ फ्लो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है उससे ज्यादा है, क्योंकि पानी कभी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। तो मैंने जैसे ये एरो बना के दिखाया है, पानी ऐसे मूव नहीं करता है, पानी मूव करता है इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स में से, वाटर पासिस थ्रू इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स। तो हमें लेंथ ऑफ फ्लो चाहिए होती है, तो लेंथ ऑफ फ्लो एल से ज्यादा होगी, ये बोला है मैंने। मैंने ये नहीं बोला एल ज्यादा हो जाएगी, आई एम नॉट सेइंग एल विल इंक्रीज, आई एम सेइंग लेंथ ऑफ फ्लो इज मोर देन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 and 2। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। परमिटिविटी निकल के आ गई सॉइल की। सो व्हाट द परमिटिविटी ऑफ द सॉइल कमिंग आउट, व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ द सॉइल कमिंग आउट, इट इज इक्वल टू VL। सो परमिटिविटी इज इक्वल टू VL डिवाइड बाय AHT। तो सारी चीजें पता है हमें यहाँ पे, एवरीथिंग इज नोन टू अस। बी क्या था हमारा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन टाइम टी, तो वॉल्यूम पता है, टाइम टी पता है, एल क्या है, पॉइंट 1 और 2 के बीच की दूरी है, ए क्या है, एरिया ऑफ सॉइल है, नोन टू अस, सॉइल का सैंपल हमने बनाया है, एच क्या है, जो हेड लॉस है पॉइंट 1 और 2 के बीच में, इट इज हाइड्रोलिक हेड लॉस बिटवीन पॉइंट 1 and 2। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड अवेलेबल टू फाइंड द परमिटिविटी ऑफ द सॉइल सूटेबल फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। अब शायद समझ में आ जाएगा आपको, आपको वॉल्यूम नोट करना है गिवन टाइम में। अगर ये फाइन ग्रेन सॉइल होती, इफ दिस वुड हैव बीन फाइन ग्रेन सॉइल, ये टेस्ट मेरा खत्म हो रहा था 5 मिनट में, 5 घंटे लग जाएंगे आपको टेस्ट करते हुए, तो आपका टाइम बढ़ जाएगा टेस्ट के अंदर, टाइम इन्वॉल्व इन द टेस्ट विल इंक्रीज, हेंस नॉट प्रेफर्ड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, इसलिए प्रेफर नहीं करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। क्लियर पूरी स्टोरी, कोई सा भी स्टेप रिपीट करना उसमें से किसी के लिए, एनी ऑफ द स्टेप टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। तो ये सारी चीजें हमें करने की जरूरत ही नहीं थी, all these calculations were not required because we are known to a basic concept। हमें एक बेसिक जानकारी पता है कि दो पॉइंट के ऊपर पानी के लेवल का डिफरेंस क्या बताता है, हाइड्रोलिक हेड लॉस बताता है, इट इज टर्म्ड एज हाइड्रोलिक हेड लॉस। क्लियर पूरा टेस्ट, एनी स्टेप टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा भी स्टेप रिपीट करना उसमें से किसी के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, तो विल कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट अवेलेबल, तो पहला था नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट अवेलेबल, नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट अवेलेबल इज टर्म्ड एज फॉलिंग हेड टेस्ट। वो कांस्टेंट हेड टेस्ट था, ये हमारा फॉलिंग हेड टेस्ट है। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सैंपल इज मोर रैपिड, मोर ऑफ वाटर थ्रू सैंपल इज मोर रैपिड देन फाइन सॉइल। पार्ट्स जरा पढ़ना अपनी स्टेटमेंट, कुछ कुछ क्यों बोले जाते हो, एक बार पढ़ना, पहले भी कुछ कुछ लिख दिया था, अभी फिर कुछ कुछ लिख दिया। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड हेड लॉस सेम ही है। प्रियंका पहली क्लास में आए हो आप अभी, प्रियंका पहली क्लास लगा रहे हो क्या, कल क्लास नहीं लगाई थी। हाइड्रोलिक कल एक क्लास बर्बाद करी है मैंने इसके ऊपर। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, ये हेड लॉस है, दोनों सेम कहां से हो गए। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होती है हाइड्रोलिक हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो। तो पानी ने कितनी एनर्जी खर्च करी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चल के, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, दैट इज टर्म्ड एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट।
क्लियर है? तो दोनों अलग अलग बातें हैं, बोथ आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दोनों सेम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट अवेलेबल इज टर्म्ड एज व्हाट? अगला जो टेस्ट अवेलेबल है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फॉलिंग हेड टेस्ट। वो कांस्टेंट हेड टेस्ट था, यहाँ पे क्या है? फॉलिंग हेड टेस्ट है। नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे हेड क्या नहीं होगी, यहाँ पर हेड क्या नहीं होगी, यहाँ पर हेड कांस्टेंट नहीं होगी, यहाँ पर हेड क्या कर रही होगी? फॉल कर रही होगी, जिसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है। सो हियर द हेड अंडर विच वाटर इज फ्लोइंग विल कीप ऑन फॉलोइंग विद टाइम। यहाँ पर वो हेड जिसमें पानी फ्लो कर रहा है वो फॉल करता जाएगा टाइम के साथ, इसलिए इसका नाम क्या रखा? फॉलिंग हेड मेथड। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये मेथड सूट करता है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। इट इज नॉट सूटेबल टू बी यूज फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। अब क्यों सूट नहीं करता, ये टेस्ट खत्म होने के बाद समझ में आएगा आपको, तो अभी बता दूंगा, ये जानकारी नहीं मिलेगी, यू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो उसके लिए आपको पहले टेस्ट बता देता हूँ। आई डिस्कस ये टेस्ट, टेस्ट के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर स्टोरी वंस द टेस्ट इज कंप्लीटेड। तो पहला पॉइंट है, ये बोल रहा है कि ये सूटेबल है किसके लिए? ये सूटेबल है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, सूटेबल नहीं है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। अब करते क्या है इसके अंदर, व्हाट डू वी डू हियर? उसके लिए पूरे टेस्ट का अपैरेटस देखते हैं। फॉर दैट वील सी द अपैरेटस ऑफ दिस टेस्ट। अब क्या है अपैरेटस इस टेस्ट का? द अपैरेटस ऑफ दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ सॉइल सैंपल। ये हमारा सॉइल सैंपल है। देन सॉइल सैंपल के नीचे पड़ी है कंटेनर पानी की। तो सॉइल सैंपल के नीचे पड़ा है कंटेनर। सो दिस कंटेनर इज बीइंग प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द सॉइल सैंपल। तो इस सॉइल सैंपल के नीचे हमने कंटेनर रखा हुआ है। दिस इज द वाटर लेवल, ये वाटर लेवल है। सो दिस इज द वाटर लेवल। तो ये हमारा पानी का लेवल है, तो ये पानी का लेवल है, ये पानी का लेवल है। सो वाटर लेवल। तो ये सॉइल का सैंपल आपको बना के दिखा दिया। दिस इज द सॉइल सैंपल व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। देन वी insert a standpipe at the top of the sample. Then we insert the standpipe at the top of the sample. Standpipe का मतलब होता है पाइप जिसका डायमीटर बहुत छोटा हो, diameter is comparatively small. So this is the standpipe which is being inserted. अब पूरा सेटअप हमारा बन गया। The entire setup I have shown. Dimensions मार्क कर देता हूं मैं। Area of the soil sample A, length of the soil sample L, जो लेंथ है सॉइल सैंपल की वो L है। So area is A, length of the soil sample is equal to L. So length of the soil sample is equal to L. अब मेरे को अलग अलग पानी के लेवल दिखाने हैं आपको। तो पहला पानी का लेवल, दूसरा पानी का लेवल, तीसरा पानी का लेवल और ये चौथा पानी का लेवल। सो डिफरेंट वाटर लेवल्स आर बीइंग शोन टू यू। तो अलग अलग वाटर लेवल आपको शो कर रखे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा एरिया ऑफ द स्टैंड पाइप। दिस इज द एरिया ऑफ द स्टैंड पाइप। ये हमारा एरिया स्टैंड पाइप का। सो एरिया ऑफ द स्टैंड पाइप इज लेट अस सपोज ए। तो एक डायमेंशन तो ये निकल के आ गई, एरिया ऑफ स्टैंड पाइप। अब दिखाना है आपको हेड। नाउ आई हैव टू शो यू द हेड। हेड दिखाते हैं व्हाइट कलर से ही। तो T इक्वल्स टू T1, तो T इक्वल्स टू T1, दिस इज T इक्वल्स टू T2, दिस इज T इक्वल्स टू T, दिस इज T इक्वल्स टू T प्लस dt, तो T इक्वल्स टू D प्लस dt। ये पानी के लेवल को मैंने शेड कर दिया, पानी के लेवल को शेड किया, उसकी वैल्यू लिखी DH। तो कोई एम्बिग्विटी नहीं रही समझ के अंदर, इसलिए मैं आपको उसको डायग्राम में कलर रोटेशन भी चेंज कर रहा हूँ। आई एम चेंजिंग द कलर रोटेशन ऑल्सो। देन आई एम मार्किंग द हेड। अब मैं हेड मार्क करके दे रहा हूँ आपको। सो हेड मार्क करके दिया, हेड मार्क करके दिया, ओरिजिनल हेड T1 पे, ओरिजिनल हेड दिस इज H1। सो ओरिजिनल हेड H1, देन हेड इज इक्वल टू H2, हेड इज इक्वल टू H2 एट टाइम T इक्वल टू T, द हेड इज इक्वल टू H, हेड है हमारा H। चलिए देखिए, रेफर द एंटायर स्टोरी। अब सारी कहानी को उठाते हैं। सो ऑल द पैरामीटर्स आर बीइंग शोन टू यू। सारे पैरामीटर आपको दे रखे। सो दिस इज H1, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है हमारी H1, ये वैल्यू निकल के आ रही है H2, दिस वैल्यू इज इक्वल टू H2, और ये वैल्यू हमारी H है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू H। सो रेफर द एंटायर स्टोरी। अब करते क्या है इस टेस्ट के अंदर, इस टेस्ट में मैंने सॉइल का सैंपल उठाया, सॉइल का सैंपल उठाया, एरिया है उसका A, लेंथ है उसकी L। तो एरिया A, लेंथ है L। इसमें मैंने एक स्टैंड पाइप इंसर्ट करी, यानी एक ट्यूब को इंसर्ट किया। उस ट्यूब में एरिया कितना है, स्मॉल ए है।
तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने नोटेशन चेंज कर लिया। देन व्हाट वी डू, सॉइल के सैंपल को रख दिया मैंने कहां पर, एक कंटेनर के अंदर। तो ये सॉइल का सैंपल किस में प्लेस्ड है, एक कंटेनर में प्लेस्ड है, सो इट इज प्लेस्ड इनसाइड द कंटेनर। देन व्हाट वी डू, आई फिल दिस स्टैंड पाइप विद द वाटर, मैं स्टैंड पाइप को पानी से फिल कर देता हूँ। तो मैंने स्टैंड पाइप को पानी से फिल कर दिया, तो ये स्टैंड पाइप को पानी से फिल कर दिया। टी इक्वल टू T1 पे स्टैंड पाइप में पानी का लेवल कितना है, टी इक्वल टू T1 पे स्टैंड पाइप में पानी का लेवल कितना है, टी इक्वल टू T1 पे स्टैंड पाइप में पानी का लेवल कितना है, H1 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर। क्लियर है। अब जैसे जैसे पानी फ्लो करेगा, जैसे जैसे पानी फ्लो करता जाएगा सॉइल के सैंपल में से, स्टैंड पाइप में पानी का लेवल क्या होता जाएगा, स्टैंड पाइप में पानी का लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, वाटर लेवल विल डिक्रीज। मुझे ये बताओ कि जब हमने टेस्ट स्टार्ट किया था, जब मैंने टेस्ट को स्टार्ट किया था, व्हाट इज द हेड अंडर विच वाटर इज फ्लोइंग, जब मैंने टेस्ट स्टार्ट किया था, व्हाट इज द हेड अंडर विच वाटर इज फ्लोइंग, व्हेन द टेस्ट वाज स्टार्टेड, व्हाट इज द हेड अंडर विच द वाटर इज फ्लोइंग, कितने हेड के अंदर पानी फ्लो कर रहा था, जब मैंने टेस्ट को स्टार्ट किया था, व्हाट वाज द हेड अंडर विच वाटर इज फ्लोइंग, कैसे कैलकुलेट किया आपने ये, हाउ यू फाउंड दिस, जब टेस्ट को स्टार्ट किया गया, व्हाट इज द हेड अंडर विच वाटर इज फ्लोइंग, आपने बोला H1, ये H1 कैसे कैलकुलेट किया आपने, हाउ दिस H1 इज बीइंग कैलकुलेटेड, ये H1 कैसे कैलकुलेट करी आपने, अभी पीछे डिस्कस किया था हमने, अच्छा बॉटम से मेजर कर लिया। मनप्रीत अगर डेटम बॉटम है तो, अगर डेटम बॉटम है तो हमारा, तो डेटम वो तो आप पे डिपेंड करता है, चलो ठीक है। आपने बोला अगर डेटम बॉटम है तो ओरिजिनल हेड हो गई हमारी H1, तो ओरिजिनल हेड H1 हुई ना। मैंने सवाल क्या पूछा है आपसे, मैंने सवाल तो ये पूछा है कितने हेड के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, व्हाट द हेड अंडर विच वाटर इज फ्लोइंग। आपने डेटम को बॉटम मान लिया, फिर आप ये बोल रहे हो अगर डेटम बॉटम है तो ओरिजिनल हेड H1 है, ओरिजिनल हेड इज इक्वल टू H1, इट इज इक्वल टू H1 माइनस H2। दूसरा कौन आया H1 माइनस H2, प्रिंस कुमार, जितना मर्जी बता दो, H1 माइनस H2 पे पहुंच गया प्रिंस कुमार। अभी टाइम T2 पे तो आए नहीं है हम, अभी तो टाइम T2 पे रीच ही नहीं किया हूं मैं, आई हैव नॉट रीच अप टू टाइम T2। दो पॉइंट के बीच में हेड लॉस कितना होता है, दो पॉइंट के बीच में हेड लॉस कितना होता है, अभी बता के आया हूं, डिफरेंस ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर अबव द टू कंसर्न्ड पॉइंट, यही होती है हेड लॉस। तो पानी एंटर किया पॉइंट 1 से सॉइल में, पानी एंटर किया पॉइंट 1 से, ये सॉइल का बॉटम मोस्ट पॉइंट है, पानी लीव कर गया सॉइल 2 पे, पॉइंट 2 पे। मुझे पॉइंट 1 और 2 के बीच में हेड लॉस निकालना है, किसके बराबर है, मुझे पॉइंट 1 और 2 के बीच में हेड लॉस निकालना है, किसके बराबर है, I have to calculate the head loss between point 1 and 2. This is equal to what? ये किसके बराबर निकल के आ रही है वैल्यू, एल के बराबर निकल के आ रही है, देखो रविनंदन, गजब। सो इट इज इक्वल टू एल। लो भैया आ जाओ वापस एबीसीडी पढ़ लो। मुझे मुझे पॉइंट 1 पे आई हैव टू कैलकुलेट, पॉइंट 1 पे हेड निकालना है टोटल, पॉइंट 1 पे हेड बता दो टोटल कितनी है, टी इक्वल टू T1 पे मुझे पॉइंट 1 पे टोटल हेड निकालनी है, किसके बराबर होती है, इट इज इक्वल टू डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड। ये डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड के बराबर होती है, तो डेटम मार्क करना पड़ेगा मुझे, आई हैव टू मार्क द डेटम। किसी ने बोला बॉटम को डेटम मान लो, लो बॉटम को डेटम मान लिया, ये हमारा डेटम है, तो मैंने बॉटम को डेटम मान लिया। अगर बॉटम को डेटम माना, बॉटम से लेके पॉइंट 1 तक की दूरी क्या कहलाएगी, डेटम हेड कहलाएगी, इट विल बी टर्म्ड एज डेटम हेड। फिर मुझे पॉइंट 1 पे प्रेशर हेड निकालना पड़ेगा। प्रेशर हेड क्या होता है, लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर, पीजोमीटर में पानी का लेवल निकाला। तो डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड विल बी इक्वल टू टोटल हेड, जो मैंने डायग्राम में आपको दिखा रखी है H1, विच इन डायग्राम आई हैव शोन टू यू सेपरेटली। ये H1 निकल के आ गई, ये ओरिजिनल हेड है, दिस इज द ओरिजिनल हेड। पानी पॉइंट 2 पे आया, वाटर हैज रीच्ड अप टू पॉइंट 2, तो 1 से ट्रेवल करके 2 पे आया पानी, तो पानी 1 से ट्रेवल करके 2 पे आया। जब पानी 1 से ट्रेवल करके 2 पे आया, उसने क्या किया, एनर्जी खर्च करी, वाटर हैज लॉस्ट द एनर्जी। तो वाटर हैज लॉस्ट द एनर्जी, तो पानी ने अपनी एनर्जी लॉस करी। तो पॉइंट 2 पे कितनी एनर्जी है पानी के पास, एट पॉइंट 2 हाउ मच ऑफ द एनर्जी इज अवेलेबल विद द वाटर, एट पॉइंट 2 व्हाट इज द एनर्जी अवेलेबल विद द वाटर, पॉइंट 2 पे कितनी एनर्जी है पानी के पास,
सेम वही डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड। तो डेटम हेड, तो बॉटम पॉइंट हमारा डेटम था, यहां से पॉइंट 2 तक की दूरी, यहां से हमारे पॉइंट 2 तक की दूरी, ये डेटम हेड। प्रेशर हेड कैसे निकालूंगा? लेवल ऑफ द वाटर अबव द कंसर्न पॉइंट, जब दोनों को जोड़ दूंगा कितना निकल के आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू H2। तो जब पानी 1 से लेके 2 पे चल के आया तो उसने कितनी एनर्जी खर्च करी? जब पानी 1 से लेके 2 पे चल के आया कितनी एनर्जी खर्च करी? H1 माइनस H2 एनर्जी खर्च कर दी। इट हैज ट्रेवल्ड H1 माइनस H2 ऑफ द एनर्जी। क्लियर यहां तक की कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? इसका मतलब जब पानी पॉइंट 1 पे, जब पानी का लेवल T1 पे था, T इक्वल टू T1 पे हेड अवेलेबल थी H1, जब पानी ट्रेवल करके आ गया T2 पे, यानी जब पॉइंट 2 पे, तो पानी का लेवल हो गया हमारा H2, तो हेड हो गया हमारा H2। मुझे ये बताओ किसी भी टाइम T पे, एट एनी टाइम T, ये मार्क कर रखा है मैंने, व्हाट इज द हेड अवेलेबल विद द वाटर? किसी भी टाइम T पे कितनी एनर्जी अवेलेबल है पानी के पास? एट एनी टाइम T, व्हाट इज द एनर्जी अवेलेबल विद द वाटर? सेम डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड। तो इन दोनों कैलकुलेशन से क्या समझ में आया आपको? इन दोनों कैलकुलेशन से ये समझ में आया कि जो मेरे पीजोमीटर में पानी का लेवल है, पीजोमीटर में पानी का लेवल है, वही मुझे क्या बता रहा है? वही मुझे अवेलेबल एनर्जी बता रहा है पानी के पास। तो शुरुआत में जब पानी पॉइंट 1 पे था, उसके पास एनर्जी थी H1। जब पानी T इक्वल टू T2 पे कहां आ गया? पॉइंट 2 पे आ गया, उसके पास एनर्जी है H2। तो जब पानी पानी किसी भी एक गिवन पॉइंट पे था और टाइम है T इक्वल टू T, तो कितनी एनर्जी है उसके पास? स्मॉल h एनर्जी है। सो दिस इज दी हेड अंडर विच वाटर इज फ्लोइंग। ये वो हेड है जिसके अंदर पानी फ्लो करेगा। तो पहली जानकारी तो ये निकल के आई, दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। फिर मैंने एक छोटा सा टाइम इंटरवल कंसीडर किया। टाइम इंटरवल कंसीडर किया T प्लस GT। इट मींस टाइम इंटरवल इज DT। तो ये टाइम इंटरवल मार्क कर देता हूं यहाँ पे DT। DT टाइम इंटरवल में पानी का लेवल कितना फॉल किया स्टैंड पाइप के अंदर? DT टाइम इंटरवल में पानी का लेवल कितना फॉल किया स्टैंड पाइप के अंदर? DH। तो मुझे ये बताओ व्हाट इज द हेड अंडर विच वाटर हैज फ्लोन इन टाइम इंटरवल DT? व्हाट इज द हेड अंडर विच वाटर हैज फ्लोन इन टाइम इंटरवल DT? हेड पूछ रहा हूं, हेड। पानी ने कितनी एनर्जी खर्च करी DT टाइम में? पानी ने कितनी एनर्जी खर्च करी DT टाइम में? पानी ने कितनी एनर्जी खर्च करी DT टाइम में? DH एनर्जी खर्च करी। तो DT टाइम के अंदर पानी ने DH एनर्जी खर्च कर दी, किसको ओवरकम करने के लिए? फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। क्लियर है चीज? तो इतनी चीज ध्यान रखना, आगे काम आएगी। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो पानी स्टैंड पाइप में से फ्लो कर रहा है कहां जा रहा है? सॉइल के अंदर ही जा रहा है। जो पानी स्टैंड पाइप में से फ्लो कर रहा है कहां जा रहा है? सॉइल के अंदर से जा रहा है। इसका मतलब आप बोल सकते हो, एज पर कंटिन्यूटी इक्वेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर और डिस्चार्ज ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द स्टैंड पाइप शुड बी इक्वल टू डिस्चार्ज पासिंग फ्रॉम, शुड बी इक्वल टू डिस्चार्ज पासिंग फ्रॉम सॉइल। तो जितना डिस्चार्ज स्टैंड पाइप में से पास करेगा, उतना ही डिस्चार्ज किसमें से पास करेगा? सॉइल में से पास करेगा। और सॉइल में से डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास डार्सीज लॉ है। सॉइल में से डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास डार्सीज लॉ अवेलेबल है। अब मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, कैलकुलेशन आप मुझे करके दो। क्या कैलकुलेशन करके दो? मुझे ये बताओ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू स्टैंड पाइप, थ्रू स्टैंड पाइप इन टाइम dt, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू स्टैंड पाइप इन टाइम dt। dv की वैल्यू बता दो कितना है? dt टाइम इंटरवल में कितना वॉल्यूम पास कर गया स्टैंड पाइप में से? एरिया ऑफ द स्टैंड पाइप इनटू dh। तो हम बोल सकते हैं एरिया इनटू डेप्थ इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम। तो इट इज इक्वल टू व्हाट? a इनटू dh। क्लियर चीज? अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज द डिस्चार्ज, व्हाट इज द डिस्चार्ज थ्रू स्टैंड पाइप, व्हाट इज द डिस्चार्ज थ्रू स्टैंड पाइप, व्हाट इज द डिस्चार्ज थ्रू स्टैंड पाइप? dq। अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पता है, व्हाट इज द डिस्चार्ज थ्रू स्टैंड पाइप, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? dv बाय dt। इट मींस a इनटू dh बाय dt। यही है। तो dt टाइम इंटरवल में कितना डिस्चार्ज पास कर गया? dv बाय dt पास कर गया। तो ये डिस्चार्ज थ्रू स्टैंड पाइप आ गया। एज पर कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये डिस्चार्ज किसमें से होना चाहिए पास? सॉइल में से। सो वी कैन से डिस्चार्ज थ्रू सॉइल, डिस्चार्ज थ्रू सॉइल
तो discharge through soil dq will be how much? Discharge through soil dq will be how much? This should be equal to k into I into a. तो सॉइल में से कितना डिस्चार्ज पास करेगा? k into I into पास करेगा as per continuity equation. So we can say as per continuity equation. So as per continuity equation, or you can say conservation of mass. So conservation of mass, दोनों डिस्चार्ज क्या होने चाहिए? दोनों डिस्चार्ज क्या होने चाहिए? ये मैंने लिख दिया स्टैंड पाइप, ये मैंने लिख दिया सॉइल. आप बोल सकते हो डिस्चार्ज पासिंग थ्रू स्टैंड पाइप शुड बी इक्वल टू डिस्चार्ज पासिंग थ्रू सॉइल. दोनों बराबर निकल के आने चाहिए. बोथ शुड बी सेम, क्योंकि पानी की क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती. इट कैन नॉट चेंज. बराबर कर दो दोनों को. सो ए डी एच बाई डी टी दिस इज इक्वल टू के इंटू आई इंटू ए. सो के इंटू आई इंटू ए. ना हो गया ना वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो पहले ही बता रखा है. क्या जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन है किसका क्या चेक करते हैं? whenever differential equation comes, what is to be checked? Nature of change in parameter to be checked. dh का नेचर क्या है? चेक करना. dh चेंज इन हेड, नाम में लिखा हुआ है टेस्ट के, फॉलिंग हेड मेथड. चेंज इन हेड, कुशाल दवे अभी तक समझ में नहीं आया आपको? नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है नेचर ऑफ चेंज. चेंज इन हेड इज व्हाट? डिक्रीजिंग. हेड डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव नहीं है हेड. तो dh का मतलब है चेंज इन हेड एंड चेंज इन हेड इज डिक्रीजिंग. व्हाट इज dt? dt का मतलब है चेंज इन टाइम एंड चेंज इन टाइम इज इंक्रीजिंग. तो इसका मतलब हेड डिक्रीज कर रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है. दोनों का नेचर जस्ट उल्टा है. क्योंकि दोनों का नेचर जस्ट उल्टा है, ये माइनस साइन मैंने लगाया आगे, तो माइनस साइन आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ जाएगा. क्लियर है बात? तो अब ये मत बोलो सर माइनस साइन कैसे आ गया यहाँ पे, तो उसका रीजन बता दिया है कि माइनस साइन कैसे आया है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन में नेचर ऑफ चेंज हमें इंक्लूड करना पड़ता है. वी हैव टू इंक्लूड द नेचर ऑफ चेंज इन अवर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो नेचर ऑफ चेंज मैंने इंक्लूड कर दिया यहाँ पे. आगे बढ़ते हैं. माइनस ए डी एच बाई डी टी दिस इज इक्वल टू के आई. आई क्या होती है? हाइड्रोलिक हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस. What is the head at time t under which flow is taking place? What is the head at time t under which flow is taking place? It is equal to small h. So it is equal to small h. तो पानी स्मॉल h एनर्जी खर्च कर जाएगा कितनी दूरी चल के? By traveling how much of distance? What is the length of flow? Length of flow L से ज्यादा होगी. Length of flow L से ज्यादा होगी, पर क्योंकि हमारे पास zeta अवेलेबल नहीं है हम इसको L मान लेंगे. We'll assume it to be L. तो मैंने इसको L मान लिया, तो L मान लिया इंटू ए. सिंप्लीफाई करो इसे. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, क्या सिंप्लीफिकेशन है? माइनस डी एच बाई एच, बाकी टर्म्स वहां पे गए, के ए एल, नीचे छोटा ए भी आ गया, डी टी. तो नीचे छोटा ए भी आ गया, डी टी. चलो इसको इंटीग्रेट करो. जब टाइम t इक्वल्स टू t1 है, हेड कितना अवेलेबल है? When time t is equal to t1, what is the head under which flow is taking place? H is equal to h1. When time t is equal to t2, what is the head under which flow is taking place? Head is equal to h2. Head हमारा h2 है. Integral of 1 by x is ln x. So ln h. माइनस साइन लगा हुआ है, मैं लिमिट चेंज कर रहा हूं. आई एम चेंजिंग द लिमिट. तो लिमिट चेंज कर दी मैंने. दिस इज इक्वल टू के ए स्मॉल a by l time varying from t1 to t2. So time varying from t1 to t2. सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज. ln h1 by h2 कैसे लिखा मैंने इसको? log of a minus log of b can be written as what? log of a by b. This is equal to ka a by l t2 minus t1. What is t2 minus t1? t2 minus t1 क्या है हमारा? What is t2 minus t1? Let t2 minus t1 is equal to t. t2 minus t1 है टाइम इंटरवल बिटवीन द टू रीडिंग. आपने जब टेस्ट परफॉर्म किया, टेस्ट में आपने दो रीडिंग ली, t1 t2 पे हेड मेजर कर लिया, तो ये टाइम इंटरवल है दो रीडिंग के बीच में. तो दो वेरिएबल है, जो हमारा एक्सप्रेशन होगा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने t2 माइनस t1 को t बोल दिया, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी. तो मैंने लिखा ln h1 by h2 this is equal to KAT by A into L.
आ गई परमिबिलिटी निकल के। सो व्हाट इज द परमिबिलिटी कमिंग आउट? परमिबिलिटी इज इक्वल टू AL ln H1 by H2 डिवाइड बाय A into T। दिस इज अवर परमिबिलिटी। ये इक्वेशन है बेस ई पे, आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बेस 10 पे। तो अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूं बेस 10 पे, if I transform this equation at base 10, so it comes out to be 2.303 AL by AT ln H1 by H2. This is the permeability of the soil, which can be found using falling head method, जिसको हम falling head method से निकाल सकते हैं। तो falling head method में हमने क्या क्या नोट किया था? हमने नोट किया था टाइम T1 पे पानी का हेड कितना है, हमने नोट किया था टाइम T2 पे पानी का हेड कितना है, तो यही हमारी रीडिंग थी। तो T2 माइनस T1 हमारा T हो गया, H1 H2 हमें पता है, वी नो द वैल्यू ऑफ H1 H2। इट मींस हम ये वाला टेस्ट भी परफॉर्म करके क्या कर सकते हैं, परमिबिलिटी को निकाल सकते हैं। अब इस टेस्ट में दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे अगर मैं ये टेस्ट परफॉर्म करूं कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, क्या दिक्कत है? तो ये सूटेबल है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सूट नहीं करता। क्यों सूट नहीं करता? अगर आपने स्टैंड पाइप को पानी से भरा, वो पानी इंस्टेंटली बाहर निकल के आ जाएगा। जैसे आप सैंड पाइप को पानी से भरोगे और उसको सैंड के अंदर डाल दोगे, वो पानी इंस्टेंटली बाहर निकल के आ जाएगा। जैसे ही पानी इंस्टेंटली बाहर निकल के आ जाएगा, आप T2 और H2 की रीडिंग ले नहीं पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू टेक द रीडिंग ऑफ T2 एंड H2 प्रॉपरली। क्लियर है बात? तो कहने का मतलब है यहाँ पे रीडिंग लेने का मेरे को टाइम मिलना चाहिए, और रीडिंग लेने का टाइम आपको तब मिलेगा जब पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और पानी का लेवल धीरे धीरे तब नीचे आएगा जब सॉइल की परमिबिलिटी क्या हो, कम हो। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जब भी हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सिर्फ एक रीडिंग नहीं लेते, मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं। whenever we perform the test, we don't take one reading, we take multiple readings, ताकि ताकि जो हमारा एरर है वो क्या होता जाए, कम होता जाए। और इस टेस्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, और ये सवाल भी बनता है, तो बहुत ही अच्छा सवाल बनता है इसके ऊपर, और ये छोटा सा कंसेप्ट लगा हुआ है इसके अंदर। क्या? इस टेस्ट में जब हम मल्टीपल रीडिंग्स ले रहे होते हैं, जैसे पानी का लेवल कहां से कहां तक फॉल किया, पानी का लेवल फॉल किया H1 से लेकर H2 तक टाइम T में, पानी का लेवल फॉल किया H2 से लेकर H3 तक किसी दूसरे टाइम में, पानी का लेवल फॉल किया H3 से लेकर H4 तक किसी दूसरे टाइम में। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल रीडिंग्स लेने के लिए जो टाइम इंटरवल डिसाइड करते हैं उसको फिक्स कर लेते हैं। वी कीप द टाइम इंटरवल टू बी सेम। अब ऐसा क्यों हमने किया? अगर मैं दो रीडिंग्स लेने के बीच में टाइम इंटरवल कांस्टेंट कर दूं, मेरे को ये पता चल जाएगा कि मेरी रीडिंग सही है या नहीं है। कैसे पता चल जाएगा? जरा चेक करना, जरा चेक करना इस बात को, जरा चेक करना इस बात को। मैं इसी एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर रहा हूं, आई एम रीअरेंजिंग दिस एक्सप्रेशन। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करूं, ln H1 by H2 ln H1 by H2 is equal to KAT डिवाइड बाय 2.303 A into L। ये हमारा एक्सप्रेशन है, दिस इज अवर एक्सप्रेशन। इसमें K परमेबिलिटी है सॉइल की, क्या ये वेरिएबल है? इन दिस एक्सप्रेशन K is the permeability of the soil, is it variable? ये तो सेम है। A is the area of the soil, क्या ये वेरिएबल है? ए एरिया है सॉइल का, क्या टाइम के साथ चेंज हो जाएगा क्या? ये भी फिक्स है। 2.303 कांस्टेंट है। ए इज द एरिया ऑफ सैंड पाइप, क्या ये टाइम के साथ चेंज होगी? विल दिस चेंज विद टाइम? नो। एल इज द लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल, क्या ये टाइम के साथ चेंज होगा? नो। क्या वेरिएबल था बस यहाँ पे? टाइम टी वेरिएबल था। मैंने इस टाइम टी को भी कांस्टेंट कर दिया। कहने का मतलब ये है, दो रीडिंग लेने के बीच में मैंने टाइम फिक्स कर दिया, एग्जाम्पल 5 मिनट। तो मैं हर 5 मिनट बाद सॉइल के सैंपल में से जो पानी फ्लो कर गया उसके बाद हेड नोट कर लेता हूं। तो मैंने टाइम टी फिक्स कर दिया। अगर मैंने ये टाइम टी फिक्स कर दिया तो मैं बोल रहा हूं इफ टी इज केप्ट कांस्टेंट। इसके बाद कंक्लूजन क्या निकला? इसके बाद कंक्लूजन ये निकला कि इफ टी इज कांस्टेंट, अगर टी कांस्टेंट है, इसका मतलब ln H1 by H2 भी क्या निकल के आ जाएगी? कांस्टेंट निकल के आ जाएगी। तो अगर t कांस्टेंट है, ln H1 by H2 भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ, हम बोल सकते हैं ln H1 by H2, पहले हेड कहां से कहां फॉल किया? H1 से H2 पे फॉल किया। अगले वाले इंटरवल में हेड कहां से कहां फॉल किया? अगले वाले इंटरवल में हेड फॉल किया H2 से लेके H3 तक। तो दोनों बराबर होने चाहिए।
तो अगले वाले इंटरवल में हेड फॉल कहां से किया, H2 से लेकर H3 तक, ये दोनों बराबर होने चाहिए, मैंने बराबर कर दिए। जब मैंने बराबर कर दिया, रिलेशन क्या निकल के आई, H1 by H2 is equal to H2 by H3. It means H2 square is equal to H1 H3. इसका मतलब H2 is equal to square root of H1 H3. तो H2 किसके बराबर आ गया, H2 बराबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ H1 H3 के। इसका मतलब आपको एक तरीका पता चल गया ये एनालाइज करने का कि टेस्ट के टाइम पे आप रीडिंग सही नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे। क्यों, आपकी जो दूसरी रीडिंग निकल के आएगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, आपका जो H2 है वो किसके बराबर होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ H1 H3 के बराबर होना चाहिए, अगर आपने टाइम क्या रखा हुआ है, फिक्स रखा हुआ है। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। सवाल क्या पूछेगा आपसे, सवाल ये पूछेगा आपसे, बोलेगा फॉलिंग हेड मेथड में हमारे को ये रीडिंग मिली, फॉलिंग हेड मेथड में हमारे को ये रीडिंग मिली, सो फॉलिंग हेड मेथड में हमें ये रीडिंग मिली, तो ये टाइम डाल दूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ पर क्या डालना है, यहाँ पे हेड की वैल्यू डाल देनी है बस। तो दो ही कॉलम काम आएंगे, तीसरा कॉलम काम नहीं आएगा मेरे, तो तीसरा कॉलम काम नहीं आएगा। तो ये है टाइम, ये है हेड, दिस इज दी हेड। तो t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो, हेड है हमारा लेट सपोज 10, तो हेड है हमारी 10, ये सेंटीमीटर में चल रही है, दिस इज इन सेंटीमीटर। ये टाइम है हमारा मिनट में, फिर है 5 मिनट, फिर है 10 मिनट, फिर है 15 मिनट, फिर है 20 मिनट, फिर है 25 मिनट एंड सो ऑन। 5-5 मिनट का मैं इंटरवल लिया। अब मेरे को आप लोग कैलकुलेशन करके बताओगे, अब आप मेरे को कैलकुलेशन करके बताओगे, रिवर्स कैलकुलेशन। क्या है रिवर्स कैलकुलेशन, मेरी दूसरी रीडिंग निकल के आएगी कितनी, ये मेरे को कैलकुलेट करनी है। चलो, गिव मी दी वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड 7, गिव मी दी वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड 7। मेरे को स्क्वायर रूट निकाल के दो 10 और 7 का, कितना आ रहा है, गिव दी वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड 7। 8.37, सो 8.37, क्लियर है, 8.37, सो 8.37 निकल के आ गई, तो ये वैल्यू निकल के आई 8.37। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ, अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 8.37 इंटू एक्स। जरा ये एक्स बताना कितना है, 7 स्क्वायर बाय 8.37, जरा ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, व्हाट इज 7 स्क्वायर बाय 8.37, 49 डिवाइड बाय 8.37, 5.85, 5.85, तो 5.85, तो 5.85 भी निकल के आ गई। नेक्स्ट वैल्यू निकाल के बताओ मुझे, अब मुझे आगे वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आगे वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए अब मुझे कैलकुलेट करके बताइए 5.85 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 7, गिव मी द कैलकुलेशन। 5.85 का होल स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 4.88। चलिए हो गया, सवाल बन गया। अभी सवाल ऐसे ही बनता है। अब वो सवाल क्या बोलेगा, सवाल बोलेगा आपने फॉलिंग हेड टेस्ट परफॉर्म किया, आपने फॉलिंग हेड टेस्ट परफॉर्म किया, फॉलिंग हेड टेस्ट में बताओ कौन सी रीडिंग कंसिस्टेंट नहीं है, विच ऑफ द रीडिंग इज नॉट कंसिस्टेंट। ये आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी। बोलेगा डेटा फॉर द फॉलोइंग हेड टेस्ट इज गिवन टू यू, विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज नॉट कंसिस्टेंट। अब कैसे पता करेंगे रीडिंग कंसिस्टेंट है या नहीं है, आपको एक कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, दैट H2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ H1 H3। जो रीडिंग इसको अडॉप्ट नहीं, जो रीडिंग इसको फॉलो नहीं करे वो क्या नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, दैट रीडिंग इज नॉट कंसिस्टेंट। अब चेक करके देख लो, ये हमारी H2 है, ये हमारी H2 है, तो चेक करो क्या 8.37 स्क्वायर रूट ऑफ 10 और 7 के बराबर है, क्या 8.37 स्क्वायर रूट ऑफ 10 और 7 के बराबर है। अगर हाँ, तो आपकी रीडिंग क्या है, ये कंसिस्टेंट है, देन दिस योर रीडिंग इज कंसिस्टेंट, तो आपकी रीडिंग कंसिस्टेंट निकल के आएगी। तो क्या ये चीज वैलिड है, हाँ वैलिड है, क्योंकि मैंने रिवर्स कैलकुलेशन ही करवाई थी आपसे, तो मेरी ये वाली रीडिंग क्या है, कंसिस्टेंट है। मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। अब मुझे चेक करना पड़ेगा इस 7 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8.37 इंटू 5.85, क्या 7 स्क्वायर रूट ऑफ 8.37 और 5.85 के बराबर है, हाँ मैंने रिवर्स कैलकुलेशन ही कराई थी आपसे, तो ये रीडिंग भी क्या है, कंसिस्टेंट है, दिस रीडिंग आल्सो कंसिस्टेंट। नेक्स्ट, क्या 5.85 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड 3.5, क्या 5.85 स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड 3.5, नहीं,
इसका मतलब आपकी रीडिंग कंसिस्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट कंसिस्टेंट। क्यों है, चेक करके देखो ना, निकालो तो सही क्यों नहीं है। आपने लिखा था तो मैंने क्या लिखा था, मैंने तो 4.88 थोड़ी लिखा, मिटा के कर दिया ना 3.5, मैंने लिखा था। आ रही है, ये देखो दूसरा आ गया, आ रही है क्या आकाश, जरा कैलकुलेट करके बताना। 7 इंटू 3.5 का स्क्वायर रूट 5.85 होता है, क्या देखना है एक बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5.85 इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 3.5 का स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये रीडिंग कंसिस्टेंट नहीं है, तो ये प्रॉब्लम बन गई आपकी। तो सवाल भी यही होता है और फील्ड में भी ऐसे ही करते हैं। फील्ड में मतलब जब लैब में टेस्ट परफॉर्म कर रहा होता हूँ मैं इस कंसेप्ट को यूज करता हूँ ये चेक करने के लिए कि जो रीडिंग मैं ले रहा हूँ क्या वो रीडिंग सही है या नहीं है। अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं हो रही है, इसका मतलब आपकी रीडिंग सही नहीं है, इट मींस योर रीडिंग इज नॉट कंसिस्टेंट। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, तो इसके ऊपर प्रॉब्लम मिलेगी आपको, यू विल फाइंड वन प्रॉब्लम ऑन दिस कंसेप्ट। तो दो टेस्ट मैंने आपको बता दिया आज प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए। टू ऑफ द टेस्ट आई हैव डिस्कस, फर्स्ट इज कांस्टेंट मेथड, सेकंड इज फॉलोइंग मेथड। क्लियर है पूरी कहानी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें तो। चलिए बाकी कल करते हैं, रेस्ट विल डू टुमारो, सफिशिएंट है आज के लिए। हाँ आपसे क्लास यहीं पे होगी, रोज एक ही चीज कितनी बार पूछोगे। थैंक यू एवरीवन। ये लिंक शेयर कर दिया मैंने, आई हैव शेयर्ड द लिंक, लिंक फॉर द ग्रुप आई हैव शेयर्ड।